तो नंबर ऑफ नोड्स कैलकुलेट करते हैं पहले, है फिर ग्राफ की बात करेंगे। तो पहले अपन नंबर ऑफ नोड्स की बात, नंबर ऑफ नोड्स इन एन एरे। तो अपन एक मतलब पहले नोड समझ लेते हैं। नोड वो पॉइंट होता है जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0। उस पॉइंट को अपन कहते हैं नोड्स, where the probability of finding the electron is 0। तो अपन कहेंगे भाई नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स इन अ सब्शन इज इक्वल टू होता है वैल्यू ऑफ एल फॉर द सब्शन। ठीक है, अब मैं इनको बताऊंगा भी कि वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो अपन देख लेंगे। नंबर ऑफ रेडियल और स्फेरिकल नोड्स, नंबर ऑफ रेडियल और स्फेरिकल नोड्स will be equal to n minus l minus 1। n is number of quantum number, वो अपन को पता है। number of nodes between orbitals n minus l minus 1। मतलब मैंने बस वैसे ही लिखा कि यार थोड़ा और क्लियरिटी रखते हैं ना, क्या प्रॉब्लम, फॉर्मूला तो वही है, बिटवीन ऑर्बिटल और लिख दो, क्या फर्क पड़ेगा। आप बताओगे तो ही कैसे, अब एटम में क्या बता रहे हो ये आप बताओगे ना, तो ठीक है बताता हूं मैं। सो नंबर ऑफ नोड्स इन एन एटम, तो अगर अपन किसी एटम में नंबर ऑफ नोड्स लिखेंगे तो दैट इज इक्वल टू n minus 1 होता है, ये नोड्स। अपन को ग्राफ बी वाले पॉइंट से पढ़ना है। अब पहले एक बार इनकी मीनिंग समझ लेते हैं, सर ये है क्या, मतलब मैं क्या समझू इनको, या याद कर लेना है बस। देखिए फिर क्या करेंगे, नंबर ऑफ नोड्स इन अ सबशेल। देख अब नंबर ऑफ नोड्स इन अ सबशेल, एंगुलर नोड्स और नोडल प्लेन भी बोल सकते हैं, और नोडल प्लेन, मैंने इसको नोडल प्लेन भी लिखा, नोडल प्लेन, एंगुलर नोड्स या नोडल प्लेन दोनों ही, उसको लिख लेंगे। अब तुम देखना अपन इसको क्या करेंगे, जैसे एस सबशेल की बात, एस ऑर्बिटल की बात। अब अपन कहेंगे सर एक बात बताओ, एस तो स्फेरिकल होता है और सिमेट्रिक होता है, फुटबॉल जैसे दिखता है, उसमें कोई भी ऐसा प्लेन नहीं होता जहां मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन 0 बताता, क्योंकि फुटबॉल है उसमें कोई प्लेनर है ही नहीं, वो तो 3D स्ट्रक्चर होता है। देयर इज नो एंगुलर नोड इन एस, एल का वैल्यू 0 होता है, नो एंगुलर नोड। चलो पी की बात कर लेते हैं, पी ऑर्बिटल की बात कर लेते हैं। भाई पी ऑर्बिटल में तो एल का वैल्यू 1 होता है ना, मतलब आप इसमें तो मुझे बताओगे ना कि एक एंगुलर नोड है, ये नोडल प्लेन है, मैं बिल्कुल बताऊंगा। तो बताओ, तो अपन कहेंगे देखो, अगर मान लो अपन पी एक्स लिख रहे हैं या पी वाई लिख रहे हैं, चलो इसको पी वाई लिख, तो अपन कहेंगे देखो एक बात है, जो इसमें जेड एक्स प्लेन होगा ना, ऐसे ये एक्स है, तो अपन कहेंगे जो जेड एक्स प्लेन है ना, ये वाला जो इससे परपेंडिकुलर है, जेड एक्स इज नोडल प्लेन। तो जो जेड एक्स प्लेन होगा ना, दैट विल बी कॉल्ड एज नोडल। कैसे, तो अपन कहेंगे देखो भाई, ऐसे अपन ने ऑर्बिटल, एक बैलून इधर बनाया एक बैलून इधर बनाया, लेकिन इधर इस प्लेन में तो कुछ भी नहीं होगा ना, then that plane is called a nodal plane, क्योंकि एक बैलून ऊपर होगा एक बैलून नीचे होगा, तो इस वाले प्लेन में कुछ भी नहीं, तो फिर that plane is called a nodal। तो इसके लिए zx प्लेन होगा, क्योंकि ये x एक्सिस होगा, ये z एक्सिस जो उससे परपेंडिकुलर। तो अगर मैं p x बनाऊंगा तो अपन कहेंगे x बना लो, मुझे क्या पता, लो भाई x बना दो। तो अगर px होगा ये, तो अपन कहेंगे इसमें yz विल बी द नोडल प्लेन, मतलब ऐसा वाला जो प्लेन होगा ना, दैट विल बी कॉल्ड एज नोडल प्लेन, ये वाला, दैट विल बी अ नोडल प्लेन इज नोडल। मतलब p ऑर्बिटल कोई भी लिखो, ऑर्बिटल किसी भी सबशेल में, p सबशेल में एक नोडल प्लेन तो होगा ही होगा, बिकॉज l का वैल्यू 1 है, नोडल प्लेन। ठीक है, तो d के लिए बता दो आप, तो मैं कहूंगा भाई अब इसमें pz भी आप लिख ही दोगे, क्या प्रॉब्लम।
अपन कहेंगे अब डी ऑर्बिटल की बात कर लेते हैं। तो डी ऑर्बिटल में अपन कहेंगे मान लो अपने पास ऐसे कुछ, ये y है, x है, तो ये डी एक्स पर एक्स वाई ले लेते हैं अपन। तो डी एक्स वाई तो आपने बताया था इट इज बिटवीन द एक्स, तो फिर एल का वैल्यू तो 2 होता है इसके लिए। तो इसमें दो नोडल प्लेन होंगे, हाँ तो होगा ना, एक ऐसे प्लेन और एक ऐसे प्लेन, मतलब एक प्लेन ऐसे बना लो और एक प्लेन ऐसे बना लो, उसमें तो नोडल प्लेन होगा। तो अपन कहेंगे देखो ये जेड एक्स है, तो एक तो हो जाएगा एक्स और जेड का प्लेन, एक्स जेड प्लेन, और एक हो जाएगा वाई जेड प्लेन, दैट विल बी अ नोडल प्लेन। सो एक्स जेड एंड वाई जेड आर नोडल प्लेन, वाई जेड आर नोडल, ये होता है भाई नोडल। तो ऐसे ही मैं बना लूंगा, दैट इज अगर मान लो आप कहेंगे z और x है तो ठीक है बिटवीन z x ले लूंगा, डी जेड एक्स। तो नोडल प्लेन फिर y ऐसे बना रहे होंगे, तो फिर अपन कहेंगे इसमें दैट इज जेड वाई एंड एक्स वाई आर नोडल, आर टू नोडल, राइट, इसमें दो नोडल प्लेन। तो ठीक है, अगर मान लो एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो फिर क्या करें? तो अपन कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो आप ये वाई ले लेते हैं अपन और ये एक्स, तो अपन कहेंगे वो तो ऑन द एक्सिस बनते हैं, वो तो ऑन द एक्सिस बनते हैं। अगर ऑन द एक्सिस बनते हैं तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, फिर तो ये वाले नोडल प्लेन बनाओ, एक ये वाला प्लेन, एक ये वाला प्लेन। सो द प्लेन बिटवीन मतलब ऐसे कहेंगे अपन कि एक प्लेन ऐसे हो गया विच इज बिटवीन एक्स वाई इज कॉल्ड द नोडल प्लेन। सो दीज टू आर द नोडल प्लेन, एक ये हो गया और एक ये हो गया, दे आर द नोडल। सो द प्लेन बिटवीन एक्स वाई प्लेन आर नोडल। ठीक है भाई, अब जरा आप, ठीक है इनमें तो ऐसे बता दिया, आप जरा डीजेड स्क्वायर का बना के दिखाओ। अच्छा, डीजेड स्क्वायर का तो शेप ही अलग होता है, बड़ा अजीब सा शेप होता है उसमें तो। अब बना के दिखाओ उसमें कैसे बनाओगे। तो भाई डीजेड स्क्वायर में तो सिर्फ एक ऐसे बना हुआ था, वो भी जेड एक्सिस पे, बस डीजेड स्क्वायर में तो। सो दिस इज डीजेड स्क्वायर। अब अपन कहेंगे अब इसमें बना के दिखाओ कैसे बनाओगे आप, ये डीजेड स्क्वायर है तो इसमें कैसे बनाओगे आप नोडल प्लेन। और इसमें तो एक वो भी होता है ऐसे सर्कुलर, एक रिंग भी होती है इसमें, तो ऐसे आपने बताया था वो ऐसे रिंग, ऐसे रिंग होती है, और वो जो रिंग होती है वो एक्स वाई प्लेन में होती है, मतलब ऐसे परपेंडिकुलर होती है, ऊपर एक लोब और नीचे एक लोब हो जाएगा, ऐसे होता है ये। इसमें नोडल प्लेन कैसे बताओगे, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में भी नहीं बता सकते, आपने रिंग बना रखा है और जेड एक्सिस पे आप कुछ बता नहीं सकते क्योंकि वहां ऑर्बिटल बना रखा है। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो इसमें ना मुझे एक ऐसे दिख रहा है, जब वो रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो अपन कहेंगे देख भाई एक ये रीजन ऐसे है जहां इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, और एक ये रीजन ऐसे है जहां इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अब अपन देखते हैं क्या क्या किया आपने, बनाया क्या है पहले तो ये बताओ। तो अपन कहेंगे देखो आपने क्या बनाया, आपने ना ऐसे बनाया है कुछ, और बीच में यहाँ पर रिंग ही थी, और यहाँ पर आप ये जेड एक्सेस बता रहे थे, ऐसे ऐसे ये पूरा जेड हो गया, ये वाला जेड को रिप्रेजेंट कर देगा, और इधर आपने कुछ ऐसे बनाया हुआ है जो समझ में नहीं आ रहा मेरी कि वो है क्या, इधर ऐसे है, और इधर क्या है ना एक रिंग ऐसे बना हुआ है, इसमें ना रिंग ऐसे इसके बीच में से एक ऐसे रिंग बना हुआ है जैसे सैटर्न प्लैनेट में होता है ना उस टाइप। तो मैंने कहा कि भाई देखो एक तो अपन को रिंग ऐसे दिख रहा होगा, मतलब अपन ऐसे अज्यूम कर रहे हैं
मैंने एक तो इस वाले पार्ट को बताया कि वो खाली जगह होगी और एक इस वाले पार्ट को बताया कि वो खाली जगह, और फिर इस वाले पार्ट को बताया कि वो खाली जगह, बीच में एक जगह छोड़ दी मैंने, एक रिंग वाली जगह छोड़, वो जगह मैंने छोड़ के और फिर आपको बताया। ठीक है, तो उसमें मैं क्या करूं, उसको क्या बताऊं? तो अपन कहेंगे देख, ये जो पार्ट होगा ना ये रीजन होगा क्योंकि ये 3D रीजन है, और ये वाला जो पार्ट होगा ये भी एक रीजन होगा, वो 3D रीजन है, राइट? तो अपन कहेंगे जैसे इस तरफ बनाया ना आपने, अगर ये वाला पार्ट छोड़ देंगे अपन, क्योंकि वहां पर अपन एज्यूम कर रहे हैं कि वहां पर वो रिंग प्रेजेंट होगा, वो रिंग प्रेजेंट होगा। तो एक और रीजन अपन बिल्कुल, हाँ तो ठीक है ना, इस तरफ भी वैसे एज्यूम कर लेंगे, हमें क्या फर्क पड़ेगा, आपने बताया हमने एज्यूम कर लिया, लेकिन बताओ तो इसमें प्लेन कौन सा है? तो अपन कहेंगे देख भाई, dz स्क्वायर में प्लेन नहीं होता, देयर इज नो नोडल प्लेन, लेकिन अपन कहेंगे देखो ये आधा कोण है आइसक्रीम वाला, और आधा कोण इधर ले लेते हैं, तो इसमें क्या करेंगे अपन, आधा कोण ये आधा कोण ये दोनों मिला के एक नोडल कोण हो गया, आधा कोण ये आधा कोण ये इन दोनों को मिला के बोल दूंगा एक नोडल कोण हो गया। मतलब dz स्क्वायर में प्लेन नहीं होता, एल का वैल्यू तो 2 होगा, मतलब मुझे टू नोड्स तो बताने हैं, लेकिन dz स्क्वायर में सिंस उसका शेप अलग होता है बाकी सबसे, तो उसमें नोडल कोण नहीं होते, नोडल प्लेन नहीं होता, उसमें नोडल कोण होता है। तो अपन कहेंगे इसमें ना हैज 2 नोडल कोन्स, तो इसमें अपन नोडल प्लेन नहीं बताएंगे, उसमें बताएंगे अपन कौन टाइप शेप बन रहा है, इसलिए अपन उसमें नोडल कोन्स बता देंगे रादर देन नोडल प्लेन्स। ठीक है, चलो एल का वैल्यू आपने बताया, वैसे भी मुझे याद रहेगा, एल का वैल्यू पता है तो होंगे ही, बस उसमें नोडल कोन याद रखना है, बाकी सब में तो इसको छोड़ के उसको छोड़ के बाकी सभी जगह तो नोडल प्लेन्स की बात करनी है। ठीक है, इसमें तो 0 है इसलिए बात भी नहीं करनी नोडल प्लेन्स की। ये क्या है, पहले अपन नोडल ये एटम्स में देख लेते हैं, नोड्स, नंबर ऑफ नोड्स इन द एटम है, तो नंबर ऑफ नोड्स इन द एटम की बात। अब अपन कहेंगे देख भाई, जो जो एटम होता है ना, पूरा एटम एक, तो अगर अपन एटम लिखेंगे तो न्यूक्लियस होता है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, ऐसे शेल्स होंगे। अब अपन कहेंगे देखो भाई, इसमें ना जो नोड्स होते हैं, जो नोड्स होते हैं वो नोड्स कहाँ कहाँ होंगे, तो एक तो अपन कहेंगे इन दोनों के बीच में नोड होगा, इन दोनों के बीच में भी नोड होगा, इन दोनों के बीच में भी नोड होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में नोड तो होना ही चाहिए भाई, दो शेल के बीच में क्या होता है, वहां इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, तो अपन उन्हें बोलते हैं नोड्स। तो अपन कहेंगे ठीक है, फिर 1 2 3 4 जितने शेल्स होंगे, बिटवीन बताना होगा, तो अपन कहेंगे जितने शेल्स हैं, तो फिर न्यूक्लियस और बिटवीन द शेल्स बताना होता है, न्यूक्लियस और फर्स्ट शेल के बीच में नहीं बता सकते आप सिर्फ नोड्स बिटवीन द शेल्स बता सकते हो, बाकी नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि आप कभी प्रूफ नहीं कर पाओगे कि न्यूक्लियस के आसपास भी इलेक्ट्रॉन भटक सकता है, नहीं जा सकता, उसकी वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज्यादा होनी चाहिए था। यस सर। ठीक है सर यानी जो भी दो शेल्स के बीच का रीजन है पूरा, वो एक नोड है, बिल्कुल, उसी को तो पूरा अपन रीजन नोड एक बोलते नोड है। हैं। बिल्कुल, ओके। ये पूरा एक नोड हो गया, तो जितने शेल्स होंगे उतने ही नोड्स बताएंगे। ठीक है भाई, अब अपन देखते हैं कि नंबर ऑफ नोड्स जो आपने बाकी ये लिखा हुआ है इसमें देखते हैं तो क्या करना है। तो अपन कहेंगे देखो भाई, एस ऑर्बिटल के लिए इन दोनों फॉर्मूले में मुझे कोई डाउट, कोई वो नहीं है डिफरेंस, रेडियल लॉस, स्फेरिकल है ना, तो n तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और l का वैल्यू अपन को पता है क्या होता है। अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो सर, अब s के लिए तो l का वैल्यू 0 होता है, वो इसलिए
अपन s ऑर्बिटल की बात। अब अगर 1s होगा तो भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं कहीं भी हो सकता है 1s में, तो नोड्स कहाँ से आएगा? तो बनने तो यही पड़ा, एज स्फेरिकल इन शेप एंड सिमेट्री। मान लो 2s होता, ये 1s है। अब 2s होता तो फिर कहते देखो भाई ये 1s है, ये 2s है, 1s है, ये 2s है, दोनों के बीच में एक नोड होगा, ये नोड रिलेशन। कैलकुलेट भी कर सकते हैं, कैसे? n माइनस l माइनस 1, इसको कैलकुलेट करूंगा तो 1 माइनस 0 माइनस 1, इसको कैलकुलेट करूंगा ना s में, 2s में, फॉर 2s तो मैं लिखूंगा 2 माइनस 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। हाँ, तो ये वाला नोड आ गया ना दोनों के बीच में, आपने लिखा बिटवीन द ऑर्बिटल। अगर 3 ऑर्बिटल होते तो अपन लिखते ठीक है 1 2 3। हाँ, तो ये 1s है, ये 2s है, ये 3s है। तो 3s होता तो 3 माइनस 0 माइनस 1 इक्वल टू 2 आता, तो एक नोड इन दोनों के बीच में होता और एक नोड इन दोनों। और कैमरा zoom तो किसी किसी की आवाज भी बड़ी अच्छी आती है ना, ठीक है? तो अपन ऐसे लिख देते हैं, ये अपन लिखते हैं, ठीक है? दैट इज हाउ वी कैन राइट द नोड्स। अब अपन कहेंगे अच्छा पी में कैलकुलेट करके बताओ, जैसे आपने यहाँ लिखा, जरा कंपैरिजन करके देखें। बी की बात करते हैं, पी ऑर्बिटल की बात करते हैं, तो अपन पता कहते हैं, हम कहेंगे पी ऑर्बिटल में ना, अब 1p तो होता ही नहीं, 2p होता है, तो 2p के लिए लिखेंगे अपन n माइनस l माइनस 1 इज इक्वल टू 0। वो क्यों? 2 माइनस p के लिए l का वैल्यू 1, तो 3p के लिए लिखो, तो मैं कहूंगा n माइनस l माइनस 1 इज इक्वल टू हो गया 1, 3 माइनस 1। अब यहीं पे लिख देता हूँ n माइनस l माइनस 1, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, 3 माइनस 1 माइनस 1। और 4p के लिए लिखूंगा तो, हाँ तो ठीक है ना, लिखो आप 4 माइनस 1 माइनस 1 इज। तो ये है क्या, ये तो बताओ। अपन कहेंगे देखते, अपन को एक बार पता है एक न्यूक्लियस होता है, सेकंड शेल में p ऑर्बिटल ऐसे बनेगा। अपन p देखो, p ऑर्बिटल में px भी होता है, py भी होता है, pz भी होता है, हम सिर्फ px की बात करते हैं। भाई चाहे आप 2p लिखो तब भी उसमें px py pz होगा, आप 3p लिखो तो भी उसमें px py pz होगा, 4p लिखो उसमें भी px py pz होगा। अच्छा ठीक है, तो सबके px ले लेते हैं, मान लेते हैं ये x एक्सिस है। अब इसमें कोई नोड होगा, अपन कहेंगे p ऑर्बिटल में भाई p तो शुरू ही 2 से होता है, उसमें कौन सा नोड होगा? ये 2p है। x एक्सिस पे 2px ले लेता हूं। अब 3px बनाओ तो अपन कहेंगे भाई 3px भी x एक्सिस पे ही बनेगा, कोई इससे अलग थोड़ी बन सकता है, जिस एक्सिस पे ये बना हुआ है उसी एक्सिस पे बनेगा। अच्छा, इसका मतलब मुझे ऐसे बनाना पड़ेगा, ये 3px बिल्कुल ऐसे ही बनाना पड़ेगा। ओके, बना लेता हूं, ये 3px। तो 4px कहां होगा? वो भी x एक्सिस पे ही होगा। अरे ये बात तो अजीब सी लग रही है मुझे, ये लगा ये 4px, अगर ये 4px है तो 5px कहां होगा? तो वो भी इसी पे होगा। अरे भाई तो एक बात बताओ, आपने जो 4px बनाया है ऐसे बड़ा सा बना के, ऐसे अच्छा लग रहा है जो अपन को, तो 4px में इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है या मतलब कोई एक पर्टिकुलर रीजन होगा? पर नहीं, कहीं भी नहीं हो सकता, उसको एक थोड़ा सा रीजन मिलेगा बस जहां इलेक्ट्रॉन हो सकता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। कैसे होगा? वहां तो 3px भी होगा। अच्छा, इसका मतलब है p ऑर्बिटल का शेप तो अपन बनाते हैं डम्बेल, लेकिन वो पूरे शेप में इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, वो इलेक्ट्रॉन के लिए इतना ही रीजन मिलेगा बस, 3px के लिए इतना ही रीजन मिलेगा बस, 2px के लिए इतना ही रीजन मिलेगा। इसमें कहीं आप इलेक्ट्रॉन लिखना चाहो आप लिख लो, दोनों तरफ एक जैसा लगता है, आप जो मर्जी चाहे लिख लो, हमें फर्क नहीं पड़ता।
अच्छा, ऐसा क्यों? तो अपन कहेंगे भाई एक बात देख लो, अगर ये न्यूक्लियस है तो अपन को अच्छे से पता है ना, वहां इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, वहां तो न्यूक्लियस है, तो आपको 2p से पहले 2s भी लिखना पड़ेगा। अच्छा, मतलब अगर मैं ये इसको न्यूक्लियस अज्यूम कर लूं तो ये 1s है, हाँ अज्यूम करो ये 1s है, तो 2s, वो 2s होगा, ये 2s होगा, फिर 2p होगा, px py pz बाहर की तरफ, फिर 2p के बाद आप 3s लिखो तो अपन कहेंगे 3s आएगा, ये 1s है, ये 2s है, ये 3s है, अब 3p है, और 3p के बाद 3d भी आएगा, उसके बाद 4s आएगा। टर्म तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है भाई, ये बात तो पक्का है ना कि 2p में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 2s के तो बाहर ही होगा ना, 2s का एनर्जी ज्यादा होता है ना। ठीक है, वो समझ में आ गया हमको कि भाई इससे पहले बहुत सारे सेल और भी हैं इधर न्यूक्लियस तक, उनको भी एकोमोडेट करना पड़ेगा, सो सारा रीजन नहीं मिलने वाला उसको, इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा पार्ट मिलेगा उधर लास्ट में, वहां भी रह लो बस। अच्छा ठीक है, मान लिया, ये तो बताओ कि ये स्पेरिकल और रेडियल नोड है क्या? हाँ वो बता दो, वो है क्या? p ऑर्बिटल 2p से शुरू होता है, तो उसके और न्यूक्लियस के बीच में कोई नोड नहीं होगा, इसलिए 0 आया। 2p और 3p के बीच में एक नोड होगा, 2p और 3p के बीच में एक नोड होगा, और वो ये होगा, ये वाला जो अपन कहेंगे ना, इस वाले, ये वाला पार्ट, ये 2p और 3p, मैं इस वाले रीजन की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 2p और 3p, बाकी भूल जाओ, सिर्फ 2p और 3p की बात कर रहा हूं मैं, बाकी भूल जाओ। तो 2p और 3p के बीच में एक ऐसा रीजन आएगा, मतलब अब मैं अलग बना देता हूँ, वो ज्यादा अच्छा रहेगा ना, अपन को ज्यादा अच्छा दिखेगा। मतलब आप ये बोल रहे हैं मुझसे कि ये 2p है अगर, तो इन दोनों के बीच में जो ये रीजन आता ना, ये वाला और ये वाला रीजन, यहां तक तो इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये जो रीजन आएगा ना इन दोनों के बीच में, 2p और 3p के बीच में, उस रीजन को अपन बोलते हैं नोड्स, रेडियल नोड्स और स्पेरिकल। तो फिर जैसे अपन 3d की, जैसे d की बात करें, 3d नोड 0 आना चाहिए, क्योंकि d तो शुरू ही थर्ड शेल से होता है भाई, जैसे p शुरू ही हो रहा था 2p सेल से, तो अभी नोड कहां से आ गया, अभी तो शुरुआत हुई है। 3p आया तो अच्छा, 2p और 3p के बीच में एक नोड होना चाहिए, 4p आया तो दो नोड हो गए, एक 4p 3p और एक 3p 4p के बीच, और 3d 0 नोड, अभी d तो शुरू ही होता थर्ड शेल से, तो नोड कहां से आ जाएगा? अगर आप 4d पूछो तो एक नोड आएगा 4d में, वो क्यों? क्योंकि 3d और 4d के बीच में एक नोड बनेगा, d और, ठीक है तो कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन ठीक है, अपन से इतना कोई पूछने नहीं वाला यार, बस मैं एक थोड़ा सा आइडिया देना चाहता था कि व्हाट इज एटम, दिखता कैसे है, क्या पूरा जो एरिया आप दिखाते हो डंबल का वो पूरा ले लूं? नहीं, पूरा नहीं ले सकता। अब आते हैं अपन ग्राफ, अपन को ग्राफ में ये यूज करना है, रेडियल नोड्स और स्पेरिकल नोड्स। अब अपन ग्राफ की बात करते हैं, नोड्स कैलकुलेट करना आता है अपन को n-l-1 से, अपन नोड्स कैलकुलेट करेंगे और चेक करेंगे हाउ टू कैलकुलेट द नोड्स। चलो, तो अपन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, देख भाई हमसे ना तीन टाइप के ग्राफ पूछे जाएंगे। ठीक है, और तीनों टाइप के ग्राफ अलग अलग होंगे। तो जो तीन टाइप के ग्राफ अपन से पूछे जाएंगे, थ्री टाइप के ग्राफ, एक तो पूछा जाएगा अपन को
द ग्राफ बिटवीन ऑर्बिटल वेव फंक्शन, मतलब शाई वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, फ्रॉम न्यूक्लियस, और उसको अपन लिखेंगे आर, द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस वो आर से रिप्रेजेंट कर देंगे। दूसरा ग्राफ पूछेंगे अपन से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, डेंसिटी मतलब शाई स्क्वायर, अपन ने लास्ट टाइम लिखा भी था, व्हाट इज शाई स्क्वायर वर्सेस आर, द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। और थर्ड टाइप का ग्राफ पूछेंगे अपन से ऑर्बिटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, और ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर डी आर वर्सेस आर। ये तीन टाइप के ग्राफ अपन से पूछे जाएंगे, तो अपन को ना इस वर्ड पे ध्यान देना पड़ेगा, पूछा क्या है उसके हिसाब से बताऊंगा। तीन टाइप के ग्राफ पूछेंगे, मैं तीनों टाइप आपको बताऊंगा। बाकी अभी कुछ नहीं बोल रहा, बाकी बोलूंगा मतलब डिस्कस करेंगे तो बताऊंगा। अभी बोलूंगा तो तुम्हारे दिमाग में चलना शुरू हो जाएगा, अच्छा ऐसा होने वाला है, अच्छा ऐसा होने वाला है, फिर तुम उस पर ध्यान नहीं दोगे जो मैं बता रहा सर हूं। हाँ बोलो। सर वो क्या लिखा है वो आर आर किसको बोले? आर इज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इज आर। हाँ हाँ सर ठीक है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप के ग्राफ पढ़ते हैं अपन, ऑर्बिटल वेव फंक्शन। ऑर्बिटल वेव फंक्शन वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो अब वो लिखा ही हुआ है तो अपन ऐसे लिख लेता हूं। तो अपन कहेंगे दैट इज, अब अपन को एक बात पता है, शाई represents amplitude of wave. Its value can vary from plus infinity to minus infinity. पहले लिखा अपन, और प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है, क्योंकि वेव ही तो है, बना देंगे ऐसे। अब ग्राफ बनाते हैं सीधा, डायरेक्टली चलते हैं, राइट, दिस वर्सेस दिस, ऐसे ये 1s का ग्राफ है, 2s का ग्राफ है, 3s का ग्राफ बनाएंगे, फोर एस बना लेंगे, 2p बना लेंगे, 3p भी यही बना, ऐसा बना लेंगे। चलो इतने बनाते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। शाई वर्सेस आर का ग्राफ बनाना है, शाई वर्सेस आर का ग्राफ बनाएंगे, ओरिजिन ले लेंगे या शाई वर्सेस आर, इधर भी शाई वर्सेस आर लिखते हैं, ऑब्वियसली बात है शाई वर्सेस आर की ग्राफ वो लिख लेंगे। अब अपन कहेंगे देखो एस ऑर्बिटल की बात करते हैं, पहले तो नोड्स का कैलकुलेशन तो बड़ा इजी है, अपन ने अभी लिखा था नोड्स, so इसमें nodes will be equal to 1, nodes will be equal to 2, nodes will be equal to 3, nodes will be equal to 0, node will be equal to 1, ये अपन को पता है। ठीक है, ठीक है,
अब अपन कहेंगे ठीक है, अब देख कैसे करते हैं। पहले देखते हैं कि मतलब मैं क्या बताने वाला हूँ, ग्राफ ऐसे क्यों लिखे और क्या कर रहे हो सर, ये बताओ तो पहले। अच्छा ठीक है, अपन कहेंगे एस का जो शेप होता है ना वो स्फेरिकल होता है और सिमेट्रिकल भी होता है, और 1s न्यूक्लियस के बिल्कुल पास होता है। लेकिन s ऑर्बिटल में आपने अब तक हमें यही बताया कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी सेंटर में होगी। मैंने तो यही कहा ना कि भाई जैसे एक स्फीयर फुटबॉल जैसे दिखता है, स्फेरिकल होता है, सिमेट्रिकल होता है, और जैसे दो फ्लाइज छोड़ दो, जो फ्लाइज का मतलब वहां पर बिहेवियर होगा वो इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर होगा। तो अपन ने कहा था कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी तो सेंटर में ही होगी। ठीक है, तो अपन ऐसे कर लेते हैं, मान लेते हैं ये इसका एक्स एक्सिस है और ये इसका वाई एक्सिस है। एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है, ये इसका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, कोई भी एक्सिस ले लो आप, अपन को तो पता है क्या फर्क पड़ता है, कोई भी आप एक्स ले लो, कोई भी आप वाई ले लो, ऐसे एक्सिस ले लेते हैं। तो एस में तो आप ये बोलते हो कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी तो सेंटर में होती है फ्लाइज की, वे भी तो बना रहे हैं। तो अगर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी सेंटर में होती है तो अपन कहेंगे देख भाई जैसे जैसे इससे दूर जाओगे प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी। तो ठीक है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के लिए ऐसे ग्राफ बनाना पड़ेगा भाई। इधर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, अगर अपन कहेंगे यहाँ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है तो जैसे जैसे इसके पास आओगे अपन कहेंगे भाई ऐसे ग्राफ बना दो, यहाँ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी और जैसे जैसे दूर जा रहा था मैं तो प्रोबेबिलिटी कम होती जा रही है, ऐसे इधर बनाऊंगा मैं। वो तो सिमेट्रिक होगा क्योंकि ऑर्बिटल ही सिमेट्रिक है, तो मुझे सिमेट्रिक बनाना ही पड़ेगा, ये सिमेट्रिक बनाना पड़ेगा, सिमेट्रिक प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग। अपन जो ग्राफ पढ़ेंगे ना वो एक ही क्वाड्रेंट से पढ़ेंगे, बाकी क्वाड्रेंट से नहीं बताएंगे। मतलब अगर मुझसे कोई पूछेगा तो जो ग्राफ यहाँ बनाने वाले होंगे चारों क्वाड्रेंट में बिल्कुल ऐसे बना दूंगा जो आपका, बिल्कुल, क्योंकि मैं आपको एक ही क्वाड्रेंट में बना के दिखाने वाला हूँ। इसमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यहाँ होती है और जैसे जैसे डिस्टेंस आर की तरफ आप दूर जाओगे वैसे वैसे प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी। 2s में, हाँ तो ये तो मुझे पता है ना कि 1s और 2s के बीच में एक नोड होगा, और वेव मैकेनिकल मॉडल है तो अपन को पता है। अब वेव मैकेनिकल मॉडल में ऐसे लिखते हैं, ये इधर एक नोड है, इधर दोनों के बीच में एक नोड होगा। लेकिन 1s में अपन अभी तक यही पढ़ते हैं कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी तो सेंटर में होती है, इसलिए अपन ग्राफ भी ऐसे अब अपन ऐसे कहेंगे, ऐसे ग्राफ बना देते हैं। तो ये जब इस लाइन को, इस एक्सिस को जब भी आप क्रॉस करोगे वहां पर एम्पलीट्यूड जीरो होगा, और ये एम्पलीट्यूड ही तो है। जब एम्पलीट्यूड जीरो होगा तो अपन कहेंगे वो नोड है, ये नोड है। जैसे अपन इसमें लिखते हैं ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, वैसे इधर लिख देते हैं ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव वेव में। तो इसमें अपन कहेंगे नेक्स्ट अज्यूम कर लो, ये इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, इसमें दो नोड्स हो जाएंगे, तो दो बार क्रॉस कर रहा है, इसको थोड़ा और बड़ा बना दो, वैसे चलेगा, इतना भी बनाओगे तो भी चलेगा। तो इसमें दो नोड्स हो गए, और इसमें तो अपन कहेंगे ये तो तीन नोड्स हो जाएंगे, तीन नोड होंगे तो ऐसे बनाऊंगा, एक ये नोड्स हो गया, ये हो गया, एक ये हो गया, ये 1s था, ये 1s और 2s के बीच में एक नोड, और ये के 2s और 3s के बीच में एक नोड, और एक 3s और 4s के बीच में, दैट इज हाउ वी कैन राइट। तो 2p में तो अपन कहेंगे देख भाई, अब 2p में अपन कभी नहीं कहते कि भाई ऐसे 2p आप बनाते हो ना, तो मैं 2p में कभी नहीं बोलूंगा कि इलेक्ट्रॉन इधर होगा, हमें पता है उससे पहले 1s होगा, उससे पहले 2s भी होगा, और p में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी में कभी नहीं बताऊंगा कि कहीं जीरो हो, न्यूक्लियस में तो जीरो ही बताऊंगा क्योंकि 2 काफी दूर होता है। तो अपन कहेंगे इसका ग्राफ जो बनेगा ना वो ऐसे बनेगा, नोड एक भी नहीं होगा, इस लाइन को टच करूंगा तो नोड बताना पड़ेगा, इसलिए मैंने देखो लास्ट में इस लाइन को कभी टच नहीं किया।
3s होगा तो ऐसे बनाऊंगा, 3p होगा तो ये 2p है, ऐसे दोनों के बीच में एक नोड है और ये 3p है ऐसे। तो इसका मतलब आप 4p ऐसे बनाओगे, 4p में ऐसे साई वर्सेस आर, जो 4p होगा वो ऐसे, बिल्कुल मैं 4p ऐसे, दो नोड्स होंगे, ये 2p है, ये 3p है और ये 4p। तो अपन कहेंगे फिर 3D कैसे बनाओगे आप? तो अपन कहेंगे 3D उससे भी दूर बनेगा, किससे? 3s से, 2p से या 3p से। तो ठीक है, मैं ऐसे बनाता हूँ 3D लिखूंगा, ये 4p था है, नोड इक्वल टू आ गया 3, ये 3D होगा तो नोड्स विल बी इक्वल टू 0, शाई वर्सेस आर, द ग्राफ विल बी। तो अपन कहेंगे सर एक बात बताओ, 2p और 3p में क्या डिफरेंस, 3D में क्या डिफरेंस है एरिया का? ये बड़ा होगा वो छोटा होगा, दोनों का ग्राफ एक जैसा होगा। तो अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, 4D का ग्राफ बताओ, अच्छा कैसे होगा 4D, नोड इज इक्वल टू 1, तो शाई वर्सेस आर, तो 4D का ग्राफ ऐसे होगा, 3D और 4D के बीच एक नोड है। तो फिर 3p और 4D में क्या डिफरेंस है? साइज का डिफरेंस होगा, उसका वेव थोड़ा छोटा होगा, इसका वेव थोड़ा बड़ा होगा, ग्राफ एक जैसे होंगे। तो ये भी क्वेश्चन अपन से पूछ सकते हैं, विच ऑफ दी सबशेल्स विल हैव सेम टाइप ऑफ ग्राफ, बिल्कुल पूछेंगे, विच ऑफ दी सबशेल विल हैव सेम टाइप ऑफ ग्राफ, पूछेंगे ना, राइट? तो ये ग्राफ्स ऐसे अपन और भी बना सकते हैं, अपन को नोट्स काउंट करना है और बनाते हैं। तो अपन कहेंगे ठीक है, शाई वर्सेस ये आपने ग्राफ बताया मुझे, और इधर आप ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसमें जो पॉजिटिव नेगेटिव है ना, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन है। तो अपन कहेंगे एक बात बताओ, वो नेगेटिव प्रोबेबिलिटी कैसे हो सकती है फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन? अगर आप नेगेटिव लिखोगे तो नेगेटिव प्रोबेबिलिटी कैसे हो सकती है फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन की, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन? तो अपन कहेंगे ठीक है, ड्रॉबैक लिख लेते हैं इसमें, एक in this graph they also represent the probability of finding the electron, the presence of electron, as negative value, which is incorrect. दूसरा, in s orbital the maximum probability जो आप बता रहे हो ना, वो न्यूक्लियस में बता रहे हो, आपको पता है ये ओरिजिन है एटम का, और वो न्यूक्लियस होता है, वहां इलेक्ट्रॉन तो होते ही नहीं। तो एस वाले ग्राफ में आप ऊपर से मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ओरिजिन में बता रहे हो, वो भी गलत है। The maximum probability shown is in nucleus of atom, उस सेंटर में जहां पर ने ओरिजिन लिखा। तो इनको रिफाइन करो, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, रिफाइनमेंट लिख लेते, we know that psi has no significance, but psi square represents the probability density of electron.
ये अपन ने पहले लिखा लास्ट क्लास में कि शाइस्कर वो बॉर्न इंटरप्रिटेशन ना, कि अगर किसी भी पॉइंट पे आपको साउंड और लाइट का अगर इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है तो आप एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कर लें। probability density of electron at any point, ये अपन बता सकते। तो अपन कहेंगे ठीक है, मुझे एक बात पता है कि वैल्यू ऑफ शाई इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट इज सो, तो नेगेटिव का स्क्वायर लोगे तो पॉजिटिव तो हो ही जाएगा। तो मैंने दूसरा टाइप के ग्राफ बनाने हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब है शाई वर्सेस डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, और its value can vary from 0 to infinity। ठीक, मतलब मैं शाई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ, तो अपन कहेंगे देखो भाई, साई स्क्वायर का ग्राफ बनाओगे तो बस इतना ही चेंज आएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाए। मतलब जो नेगेटिव थे अब नेगेटिव कुछ रह ही नहीं जाएगा, क्योंकि नेगेटिव होगा भी तो पॉजिटिव बन जाना है, अब नेगेटिव नहीं है। पहले से ही पॉजिटिव था, तो अब जो नेगेटिव था वो अपन ने पॉजिटिव बना। बाकी और कुछ नहीं। ये हो गया। तो अपन कहेंगे ये वाला ड्रॉबैक तो अभी भी है सर, एस ऑर्बिटल वाला, उसको रिफाइन करें, ये ग्राफ बना लो, इसका ड्रॉबैक लिख देंगे फिर, तभी तो थर्ड टाइप का ग्राफ है। सर तो वो शाई का कुछ सिग्निफिकेंस भी नहीं है क्या? हम्म, ओके।
हो गया? यस यस और अपन सर ग्राफ ड्रॉ करने थे ना? अरे यार, कुछ तेरी आवाज क्लियर नहीं आई। सार्थक फिर से बोल। ग्राफ ड्रॉ करने देना। लगता है मेरे यहाँ पे जोर है। हमारी आवाज अभी भी ठीक नहीं है। सर, ग्राफ ड्रॉ करने। ग्राफ ड्रॉ करने क्या पूछ रहा है सर वो? हाँ, ग्राफ ड्रॉ करना है और क्या? नहीं किया क्या? हाँ सर किए। सर एक डाउट था। सारे ग्राफ ड्रॉ करने हैं भाई। सर एक डाउट था। हाँ बोल। सर ये हम ग्राफ क्यों निकाल रहे हैं, मतलब इनका क्या इनिशिएटिव है, क्यों कर रहे हैं हम लोग ये ग्राफ का? हाँ, ये बात भी सही है, क्यों पढ़ रहे हैं यार, छोड़ो ना। ये बता, हम पढ़ ही क्यों रहे हैं? यानी इसका क्या रिलेशन है उससे, वो समझ नहीं आया। किससे? क्वेश्चन पूछेंगे ना अपन से। भाई हमें ये तो पता चला ना कि अच्छा 2s और 3s के बीच में एक रीजन ऐसा आएगा जहां इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। 2p और 3p के बीच में एक रीजन होता है जहां इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, लेकिन जब अपन 2p की बात करेंगे तो वहां कोई ऐसा रीजन नहीं बताने वाले अपन जहां इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, सेंटर में ही हो सकता है बस। अपन तो एक प्लेन होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, इस प्लेन में इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, इधर और इधर इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो। ठीक है? और ओके पढ़ना अपनी मजबूरी है, क्योंकि वो क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे तो अपन को बताना पड़ेगा कि ये सही ग्राफ है उसका। बस पढ़ना अपनी मजबूरी है ये। हाँ, अब अपन ड्रॉबैक है ना, अपन ड्रॉबैक अपन कहेंगे देखो सर, एक ड्रॉबैक तो वही रह गया कि एस ऑर्बिटल में आप मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बता रहे हो। ग्राफ ऑफ एस ऑर्बिटल रिप्रेजेंट एस ऑर्बिटल रिप्रेजेंट maximum probability in the nucleus. Probability in the nucleus. In the nucleus. जो कि गलत है। और दूसरी बात भाई, 2s तो छोटा शेल होता है ना, सब शेल होगा ना, 3s बड़ा होगा। तो आपको ना ये जितना साइज इसका होगा, इसका साइज थोड़ा बड़ा होना चाहिए, और 4s का साइज तो और भी बड़ा होना चाहिए, तो थोड़े साइज भी डिफरेंट। The size of orbitals must be different if quantum number increases, principal quantum number increases, n increases. अब अपन इनके रिफाइनमेंट देखते हैं, है ना। अब अपन पहले एक एक करके, पहले तो एस ऑर्बिटल वाला रिफाइनमेंट देखते हैं। उसमें क्या है, अपन इसको, इसका एरिया बड़ा बना देंगे इससे, और क्या, इसका और बड़ा बना देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हो गया। एस ऑर्बिटल को देखते हैं। वी नो दैट इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। You know that electron cannot be present inside the nucleus. We know that electron cannot be present inside the nucleus. Inside the nucleus. So सर सेकंड पॉइंट के नीचे क्या लिखा है? सेकंड पॉइंट के नीचे लिखा है रिफाइनमेंट। So
तो मैं अब यहाँ लिख, मुझे यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस चाहिए था इसलिए मैंने थोड़ा वहाँ, सो वी रिप्रेजेंट, सो वी डिवाइड the s orbital around the nucleus in a region of small volume, वो dv ले लेते हैं, with the small thickness dr ले लेते हैं thickness। अब अपन को एक बात पता था कि भाई सेंटर में जब न्यूक्लियस होता है तो वहां इलेक्ट्रॉन तो हो नहीं सकता, हम हाइजेनबर्ग में भी चेक कर चुके हैं। तो लेट अस टेक कि भाई अगर मान लो ये एस ऑर्बिटल का साइज है, थोड़ा सा स्फेरिकल, ठीक है, बन जाएगा स्फेरिकल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एस ऑर्बिटल का साइज। तो अपन को क्या करना चाहिए कि भाई इसको ना एक ऐसे रीजन में डिवाइड कर देते हैं कि एस ऑर्बिटल का जो रीजन होगा वो ए रीजन हो जाएगा। ये जो रीजन है इसमें कहीं एस ऑर्बिटल होगा जो कि वेव के फॉर्म में, वहां इलेक्ट्रॉन ट्रेवल आराम से कर सकता है ना। एस ऑर्बिटल जो होगा जो वेव के फॉर्म में आराम से ट्रेवल कर सकता है। तो अपन कहेंगे ठीक है, तो आप इसको वेव बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपन रीजन दे रहे हैं इसको, तो वो रीजन है उसके पास, अपन को पता चल गया कि भाई ये रीजन आप उसे देने वाले हैं। तो अपन क्या करेंगे, इसका जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से, इसका डिस्टेंस r ले लेते हैं, और ये थिकनेस जो है वो आपने dr ले रखा है, स्मॉल थिकनेस, और इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर मुझे ये वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, द dv विल बी, ये जो वॉल्यूम है इसका वो dv ले रहे हो, dv इज द वॉल्यूम ऑफ दिस थिकनेस। तो अपन कहेंगे अगर इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है आपको, तो आप बड़े वाले सर्कल से, मतलब बड़े वाले स्फीयर से छोटे वाले स्फीयर का वॉल्यूम माइनस करो। तो बड़े वाले स्फीयर, सो वॉल्यूम ऑफ लार्ज स्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर, उसके वॉल्यूम को माइनस कर देते। इसको माइनस करोगे तो विल गेट द वॉल्यूम ऑफ, ये अपन को मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ दिस रीजन। ठीक है, तो बड़े वाले का स्फीयर का वॉल्यूम बताओ, 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितना है, 10 + 10, सो दैट विल बी इक्वल टू आर प्लस डी आर। डी आर का वैल्यू बहुत छोटा होगा क्योंकि अपन ने एक छोटे से रीजन में लिखा हुआ है, स्मॉल थिकनेस डी आर, और माइनस कर लेते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। इसको एक्सपैंड कर दो, आपको इसका क्यूब पता है कैसे एक्सपैंड करना है, अपन को कैसे एक्सपैंड करना है वो अपन को आता है। तो अपन क्या करेंगे, इसको लिखेंगे अपन इक्वल टू 4/3 पाई, इसको एक्सपैंड करूंगा तो आर क्यूब प्लस डी आर क्यूब प्लस 3r डी आर स्क्वायर प्लस 3 डी आर आर क्यूब, या आर स्क्वायर डी आर माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। अब अपन को एक बात पता है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू तो बहुत छोटा होने वाला है, वाइट है, सो डी आर अपने आप में बहुत छोटा है। मान लो कोई वैल्यू डी आर अपने लिए ऐसे गिवन है, तो डी आर क्यूब तो और भी छोटा हो जाएगा। तो 10⁻³ ले लिया अपन ने, डी आर का वैल्यू मान लो 10⁻³ है, तो डी आर क्यूब 10⁻৯, तो बहुत छोटा। सो सिंस डी आर is very small, so dr cube and dr square can be neglected, dr square can be neglected, इनको अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं इनको नेग्लेक्ट करूंगा तो मुझे इसको और इसको नेग्लेक्ट कर देना है, तो फिर मेरे पास जो बचेगा, therefore dv will be equal to, इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं इससे, तो मुझे मिल गया 4/3 पाई आर क्यूब।
और इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल गेट दैट प्लस 4/3, इसको मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू आर स्क्वायर डी आर, और ये तो अपने पास बचा हुआ है, और ये -4/3 पाई आर क्यूब बचेगा, ये बच गया अपने, ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, और इधर 3 भी बच कैंसिल हो गया, तो डीवी मतलब हो गया 4 पाई का है ना, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बच गया, ये देखो ये बच गया। मतलब हमें जो प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की ढूंढनी चाहिए वो इसमें ढूंढनी चाहिए। 1s का रीजन छोटा होगा, 2s का रीजन और भी बड़ा होगा, 3s का रीजन और भी बड़ा होगा, ऑब्वियस बात है। तो डी आर ये हो गया, तो अपन को ग्राफ जो ड्रॉ करना चाहिए वो डीवी वर्सेस आर में ग्राफ, और डीवी क्या है, दैट इज दिस, देयरफॉर डीवी विल बी इक्वल टू, जो थिकनेस है ना, डीवी इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी, the orbital probability function, probability density function, density function, function of electron। ये है भाई, तो ठीक है, अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना चाहिए 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। अब मैं ना नए ग्राफ बना लेता हूँ, क्योंकि इसमें चेंज करूंगा तो बहुत ज्यादा असर आएगा, बट कंपैरिजन यू नो दैट कैसे किया, मैं नया ग्राफ बना लेता हूँ, सब नोट्स कैलकुलेशन वैसे ही रहेगा, और अपन नए ग्राफ बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, ड्रॉबैक भी पता है अपन को, और नए ग्राफ बनाते हैं। चलो नए ग्राफ बनाते हैं। तो थर्ड टाइप का ग्राफ हो गया ऑर्बिटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन 4 पाई आर स्क्वायर डी आर वर्सेस आर में अपन को ग्राफ बनाना है, वो ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, ग्राफ को बनाते हैं। तो 1s का ग्राफ बनाते हैं, नोड इक्वल टू 0, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर वर्सेस आर, ग्राफ विल बी लाइक दिस, जो ग्राफ अपन बनाएंगे द ग्राफ विल बी लाइक दिस, ये 1s का ग्राफ है ना, मतलब ऐसे बनाएंगे अपन न्यूक्लियस में, देखो अब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इधर तो 0 लिखेंगे, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ होगी, इधर होगी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अपन वो यहां पर जो अपन लिखेंगे इसको न्यूक्लियस अज्यूम कर लेते हैं और ऐसे ग्राफ बना लेते हैं, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ होगी, यहां पर इस रीजन में कहीं, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। और अपन कहेंगे अगर आप मान लो हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हो बोर थ्योरी के हिसाब से, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, दिस पॉइंट विल बी 0.53 एंगस्ट्रॉम, ऐसे लिख लूंगा बोर थ्योरी के हिसाब से। अगर आप बोर थ्योरी अप्लाई करोगे तो फर्स्ट शेल में होता है इलेक्ट्रॉन, और वो फर्स्ट शेल का डिस्टेंस कितना होता है अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी, वी नो दैट। अगर अपन 3s की 2s की बात करेंगे तो ठीक है, 2s की बात कर लेते हैं, 2s तो 4 आर स्क्वायर डी आर, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, तो इसमें वर्सेस आर का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ये 1s हो गया और ये 2s हो गया, लो भाई 2s का रीजन बड़ा होगा ना, और एक नोड होगा दोनों के बीच में, 3s लिखूंगा तो 3s लिखो, हमें क्या करना है, आर स्क्वायर डी आर वर्सेस आर लिखो क्या, तो ये 1s हो गया, ये 2s हो गया, ये 3s हो गया, 1s 2s 3s,
बट न्यूक्लियस में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन विल बी 0। और अगर 2p का ग्राफ बनाऊंगा तो 2p का ग्राफ बना लो। इसमें नोड कितने आ रहे थे 3s में, दैट इज इक्वल टू 2 नोड्स लिखे अपन ने, एक ही नोड था। 2p का ग्राफ बनाऊंगा तो 2p का ग्राफ बना लो, हमें क्या पता है, 5 पाई r स्क्वायर dr वर्सेस r का ग्राफ बनाते हैं अपन, और ये 2p है तो नोड विल बी इक्वल टू 0, ऐसे बता देंगे। तो अपन कहेंगे एक बात बताओ, ग्राफ जो है 1s और 2p का ग्राफ तो आपने एक जैसा बनाया, फिर अपन कहेंगे डिस्टेंस अलग अलग होगा, इसमें थोड़ी डिस्टेंस 0.53 होगा, इसका डिस्टेंस अलग होगा, इसका तो 1s के बाद 2s आएगा और 2s के बाहर होगा, मतलब इसका भी बाहर होगा। अब रिप्रेजेंटेशन अपन ने ऐसे किया, बट अगर बनाना है तो वी नो दैट कि 2p का डिस्टेंस न्यूक्लियस से 2s से भी बड़ा होगा, तो वी नो दैट मतलब ग्राफ का शेप अपन ऐसे बना रहे हैं कि आपको ग्राफ ऐसे बनाना है। तो फिर मैं 3p लिखूंगा तो 3p लिख लो, उसमें क्या है, नोड इज इक्वल टू 1, तो ये 4 पाई r स्क्वायर dr, तो अपन कहेंगे फिर ये 2p हो गया, ये 3p हो गया, सो 2p और 3p। तो अपन कहेंगे अच्छा एक बात बताओ, 2s और 3p में क्या डिफरेंस है? नहीं, ग्राफ के शेप में कोई डिफरेंस नहीं है, डिस्टेंस में डिफरेंस है। ओके ठीक है, मतलब आप मुझसे ये भी पूछ सकते हो कि बताओ किसका ग्राफ एक जैसा बनता है, लेकिन ये ध्यान रखना कि इसमें और इसमें, या क्या पूछ रहे हो आप, साई स्क्वायर वर्सेस आर या 4 पाई r स्क्वायर dr वर्सेस आर, तो वो ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि 3 टाइप के ग्राफ होंगे, आप सभी ग्राफ का ध्यान रखना। अगर 4p होगा तो नोड इज इक्वल टू 2, और नोड अगर 2 होंगे तो 4 पाई r स्क्वायर dr वर्सेस r लिखना है तुमको, तो अपन लिखेंगे ये 2p, ये 3p, ये 4p, दो नोड्स हो गए। तो अच्छा, इसका मतलब है कि जो ग्राफ 3s का होगा वही ग्राफ 4p का होगा। हाँ बिल्कुल, और रीजन लिख रहे हैं ना अपन, ग्राफ में तो रीजन बता रहे हैं ना अपन, वेव का रीजन। फंक्शन, फंक्शन का मतलब छोटा फंक्शन, बड़ा फंक्शन, उससे बड़ा फंक्शन, उससे बड़ा फंक्शन। क्यों? क्योंकि एरिया बड़े होंगे, वॉल्यूम बढ़ेगा ना, 1s से 2s से 3s से लाइक दैट। तो 2p का एरिया जो होगा वो छोटा होगा 3p से, 3p का एरिया छोटा होगा 4p से, लाइक दैट। अब फंक्शन बता रहे हैं, ठीक है। तो 3d को लिखूंगा तो बनाओ, 3d बनाओ, नोड इक्वल टू 0, 4 पाई r स्क्वायर dr वर्सेस r का ग्राफ बनाते हैं। लो भाई, थोड़ा रीजन बड़ा होगा, मतलब 1s 2p और 3d एक जैसे ग्राफ, हाँ बस उनके डिस्टेंस अलग होंगे न्यूक्लियस। फिर तो ग्राफ में खुद ही बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पाई r स्क्वायर dr वर्सेस r है, आप इसको 4d कर दो, हाँ तो इसमें नोड इक्वल टू 1 हो जाएगा, एक नोड होगा तो ऐसे मानो भाई ये 3d है, ये 4d, दोनों के बीच में एक नोड है। तो अपन कहेंगे ये वाला और ये वाला तो सेम दिख रहा है, हाँ तो ठीक है, डिस्टेंस अलग अलग होगा न्यूक्लियस से, डी का डिस्टेंस अलग होगा, 1s का डिस्टेंस अलग होगा, और शेप एक जैसे दिख रहे हैं, दिखेंगे। इज द ग्राफ्स, ये 3 टाइप के ग्राफ बाकी अपन बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी ग्राफ्स अपन बना लेंगे क्या। बट कभी कभी वो क्या करते हैं कि अपन से ऐसे कहेंगे ये किसका ग्राफ है, ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया अपन, और अपन से पूछ लिया कि इधर 4 पाई r स्क्वायर dr, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट, और मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट में ऑप्शन बना दिया। बताओ, मैंने कहा था मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट सारे 2s तो ऑल दी होगा। अबव, सारे ही, सारे
क्योंकि 4f और 5f के बीच में भी तो एक ही नोड होगा। हाँ और आपने सर। 2 क्वाड्रेंट बना दिया, आपने बताया था कि एक क्वाड्रेंट होगा, चारों भी बना सकता है कोई, तो अपन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चारों बनाएगा तो अपन चारों से बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। ठीक है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन अपन को, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही होंगे जैसे मैंने आपको बताया ना, इसके अलावा कोई क्वेश्चन और कोई किसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन वो नहीं पूछ सकते, उनको ऐसे ही पूछना पड़ेगा। बाकी और होगा तो मैं रिवाइज करेंगे। हाँ बोलो, कुछ बोल रहा था कोई? अच्छा, कोई कुछ नहीं बोल रहा, घर में ही चिल्लाते रहते हैं एक दूसरे से। चल ठीक है, फिर ये था ग्राफ वाला पार्ट। यहाँ पर अपना श्रोडिंगर इक्वेशन, इतना ही क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा नहीं। अब अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे चलते हैं। मैं इसको हटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से क्वेश्चन जरूर होंगे और इसमें बहुत कुछ होता है, अपन इसको पढ़ेंगे, मतलब इसमें और भी होगा थोड़ा सा थ्योरी वगैरह, लेकिन वो क्वेश्चन ना उसमें पढ़ाने के लिए अगर मैं पढ़ाऊंगा तो बहुत ज्यादा पढ़ाना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू हिंट बताऊंगा कैसे करना है इनको सॉल्व। अभी वापस अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे चलेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में रूल्स हैं। वी हैव डन द ऑफ-को प्रिंसिपल, we have done the Hunt's rule, and the third one is called Pauli's principle. Pauli's exclusion principle ऐसे लिखा होता है, तो अपन को ऐसा ना हो कि तुम सोचो सर ने मुझे एक्सक्लूजन वर्ड तो बताया ही नहीं था। Pauli's exclusion principle, तो ये दोनों अपन पढ़ चुके हैं, एनर्जी ऑफ द सबशेल से इलेक्ट्रॉन को फिलिंग और मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, मतलब पहले एक एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे सभी ऑर्बिटल में, उसके बाद ही पेयरिंग शुरू होगी, दैट इज Hunt's rule। पॉलिस प्रिंसिपल की बात, अब पॉलिस बोलता है कि एक ऑर्बिटल, मतलब एक बॉक्स को अपन एक ऑर्बिटल बोलते हैं, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, तो दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू सेम नहीं हो सकता, मतलब वो तो हो ही नहीं सकता, तो मुझे पता है उसमें क्या है, उसमें कौन सी बड़ी बात, दैट इज द डेफिनेशन। ठीक है, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू हिम द 2 इलेक्ट्रॉन in an orbital cannot have same value of all 4 quantum numbers। तो उसने कहा भाई सेम वैल्यू नहीं हो सकती ऑल 4 क्वांटम नंबर्स के लिए, ठीक है। तो उसमें तो अपन को पता था, इसमें डेफिनेशन का हमें क्या फायदा, तो अपन कहेंगे देख भाई सीधी सीधी बात है, अगर मान लो ऐसे लिखा if we say the electronic configuration of nitrogen is 7 होते हैं एटॉमिक नंबर, 1 है 7, मेरी मर्जी, मैं तो लिखूंगा, तुम बताओ क्या कर लो, मतलब मेरी मर्जी है कि मैंने क्या गलत किया, वो बोलते हैं कि भाई तुम बताओ क्या कर लोगे, तो अपन कहेंगे सर ऐसा नहीं लिख सकते आप, तो बताओ ना क्या गलत है, ऐसा ऑर्बिटल था हम लिख नहीं, उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, क्यों 2 इलेक्ट्रॉन क्यों लिख सकते हैं, ज्यादा लिखूंगा मैं तो, अगर 2 इलेक्ट्रॉन लिखोगे ना, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लिखोगे ना, तो आप 7 इलेक्ट्रॉन लिख रहे हो,
ऐसे तो लिखोगे आप। तो इसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर के वैल्यू सेम हो जाएंगे। आप पॉलिस प्रिंसिपल को वायलेट कर रहे हो। वो कहता है कि एक ऑर्बिटल में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते एक बॉक्स में, इसका एक ही ऑर्बिटल होता है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, n का वैल्यू 1 हो जाएगा, l का वैल्यू 0 क्योंकि s ऑर्बिटल है, m का वैल्यू 0 और s का वैल्यू हो जाएगा +1/2। इसके लिए भी वही वैल्यूज आ जाएंगे, इसके लिए भी वही वैल्यूज आ जाएंगे, इसके लिए भी वही वैल्यूज आ जाएंगे, उसमें -1/2 होगा। लेकिन एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन के लिए आ गया ना, चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू से भी। तो यू आर वायलेटिंग द पॉलिस प्रिंसिपल। गलत है ये इसलिए गलत है बिकॉज यू आर वायलेटिंग द पॉलिस प्रिंसिपल। मतलब पॉलिस ने अपन को बताया था देयर इज रेस्ट्रिक्शंस फॉर मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स टू बी प्रेजेंट इन ऑर्बिट। तो अपन को लग रहा है उसमें क्या बड़ी बात है, हमको तो पता ही है ये सब। हाँ पता है ना। तो अपन को अगर कोई ऐसे लिख के बताएगा, कोई कहेगा मेरी मर्जी, लिथियम है, एटॉमिक नंबर 3, लो मैं क्या गलत किया मैंने, लो अब बताओ मैंने क्या गलत किया। नहीं भाई आप नहीं लिख सकते, यू आर वायलेटिंग द पॉलिस प्रिंसिपल। 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो एक दो अपन 2 इलेक्ट्रॉन के एक जैसे हो जाएंगे ना वैल्यूज। तो दैट इज दैट। अपन ऐसे बताएंगे कि नहीं आप एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखोगे पॉलिस प्रिंसिपल वायलेट कर रहे हो, गलत। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और रूल्स नेक्स्ट टाइम थोड़ा और पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। आज के लिए अपना